रतनगढ़ नाम के गांव में सुशीला नाम की एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। उसके बेटे राजेश की अभी अभी शादी हुई थी। राजेश की बीवी चंदा बहुत ही सुंदर थी। घर का सारा काम करके चंदा दोपहर खाना लेकर खेतों में जाया करती थी और अपने पति के साथ कुछ काम में हाथ भी बटा दिया करती थी। अजी मैं क्या कहती हूँ, इस कपास की खेती से अच्छा तो हम इस खेत में गन्ने की खेती करें। गन्ने की खेती करने के लिए ये जमीन बहुत उपजाऊ है। दोनों घर चले जाते हैं। चंदा की सास उसे बोलती है, चंदा, ये क्या तुम्हारा मायका है कि तुम्हारे वन से कभी भी आओ कभी भी जाओ? नहीं माँ जी, मैं क्या बोल रही थी सुनिए तो। तुम तो चुप ही रहो बहू। अरे माँ, मेरी वजह से ही आज खेत में से आने में देरी हो गई। माँ, मैं क्या सोच रहा था, अपने खेतों में अगली बार गन्ने की खेती करते हैं। अरे राजेश, अचानक तेरे दिमाग में ये गन्ने की खेती का विचार कहाँ से आया? अब तक तो नहीं आया। अरे माँ, ये विचार चंदा का है। अरे उस चंदा की बातों में कहाँ आता है बहू? यहाँ खाना तुम्हारी माँ नहीं बनाएगी। चलो जाओ रसोई में, जल्दी से खाना बनाओ, बहुत जोरों की भूख लगी है। चंदा, आज जल्दी जल्दी खाना बनाओ, माँ को किसी भी बात की कमी नहीं होनी चाहिए। जी। सारे खाना खा के सो जाते हैं। अब अगले दिन सास सोचती है, अरे राजेश, मैं क्या सोच रही हूँ कि मैं तुम्हारी दूसरी शादी कर दूं। जो दूसरी वाली लड़की है वो बहुत दहेज देने को भी तैयार है। क्या विचार है तुम्हारा इस विषय में? माँ, तुम्हें पता है ना कि एक शादी होने के बाद दूसरी शादी करना कानूनी गुनाह है। ये फालतू की झंझट में क्यों पड़ रही हो? तुम चुप बैठो, मुझे सब समझ आता है। चंदा नाश्ता लेकर आती है। वो ये बात सुन लेती है और रसोई घर में जाकर रोने लगती है। तभी उसकी सास वहाँ पर आती है। अरे ओ चंदा रानी, ऐसे खाना बनाते समय आंसू क्यों बहा रही हो? क्या सांप ने काट लिया है क्या तुम्हें आज? कुछ नहीं माँ जी, बस ऐसे ही। अरे तू ऐसे ही रोना धोना करेगी तो मैं जल्द ही दूसरी बहुत दहेज देने वाली बहू लेकर आऊंगी। मगर माँ जी, मेरे पिताजी ने तो आपको दहेज में बहुत कुछ दिया है, फिर भी आप उसमें संतुष्ट नहीं है। अब चंदा राजेश के लिए दोपहर का खाना लेकर जाती है। उसका मायूस चेहरा देखकर राजेश कहता है, अरे ओ चंदा, आज क्यों चेहरा लटका हुआ है? माँ जी आपकी दूसरी शादी करने की बात कर रही है। आपको भी दूसरी शादी करनी है क्या? अरे चंदा, वो माँ मेरे पीछे पड़ी है इसलिए मैं उसे कुछ नहीं बोलता, मगर मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, बता देती हूँ। चंदा और राजेश जल्द ही घर आ जाते हैं। घर आने के बाद चंदा अपना घर का काम करती है और राजेश माँ से बोलता है, माँ, चंदा बहुत होशियार और संस्कारी है। आप बिना देखे ही चंदा जैसी बहू को ठुकरा रही हो। अरे बेटा, मैं क्या बोल रही हूँ वो सुन तो ले। सारे खाना खा के सो जाते हैं। अब अगले दिन सास सोचती है, मेरा बेटा बहुत चंदा चंदा कर रहा है, इस चंदा को तो मैं सबक सिखा के ही रहूंगी। अरे ओ चंदा, जरा एक बात तो सुनती जाना। मैं क्या सोच रही हूँ, अगर इस घर में दूसरी बहू ना आए ऐसा तुम चाहती हो तो तुम्हें मुझे 6 महीने में 2 लाख रुपए कमा कर देने होंगे। हाँ माँ जी, मैं दे सकती हूँ, मगर मैं जो भी काम करूँगी आप उसके बीच में बोलोगी नहीं, ठीक है? ठीक है, और अगर नहीं दे पाई तो मैं मेरे बेटे को दूसरी बहू लेकर आऊंगी, समझी? अब चंदा सोच में पड़ जाती है। मैंने माँ जी से वादा कर तो दिया, मगर मैं वादा पूरा ना कर सकी तो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं ऐसा कुछ होने नहीं दूंगी। चंदा अब 2 लाख रुपए 6 महीने में कैसे कमाए जाए इसके बारे में सोचती रहती है। वो खेत चली जाती है और उसके मन में एक कल्पना आती है। वो राजेश से कहती है, अच्छा मैं क्या बोल रही हूँ, अगले महीने से हम गन्ने की खेती शुरू करेंगे, जिससे ज्यादा काम भी नहीं रहेगा और आपको भी आराम हो जाएगा। अरे तुम्हारे दिमाग से गन्ने की खेती गई नहीं क्या? ठीक है, तुम करना चाहती हो तो करो, मगर घर के सब काम करके ये सब तुम कर पाओगी? हाँ, मैं कर लूंगी, आप उसकी चिंता मत करो, आप सिर्फ अनुमति दे दो। और हाँ, माँ जी से भी आपको ही बात करनी पड़ेगी। वाह रे भाग्यवान, ये काम भी मैं ही करूं? नहीं, मुझे माँ जी से बात करते वक्त बहुत डर लगता है, इसीलिए ये बात आप ही घर में बताना। चंदा और राजेश जल्द ही घर आ जाते हैं। घर आने के बाद चंदा अपना घर का काम करती है और राजेश माँ से बोलता है, माँ, अगले महीने से चंदा और मैं दोनों मिलकर गन्ने की खेती करने वाले हैं। तुम्हें इससे कोई आपत्ति नहीं है ना? ठीक है, तुम्हें जैसा लगे वैसा करो, मैं कौन होती हूँ बीच में बोलने वाली। ऐसा कहकर सास वहां से चली जाती है। अगले दिन चंदा अपना सारा काम समेटकर राजेश के साथ खेतों में चली जाती है। चंदा खेतों में बहुत मेहनत से गन्ने के छोटे पौधे लगाती है, उनकी अच्छे तरह से देखभाल करती है।
कुछ दिनों बाद गन्ने की खेती बहुत अच्छी तरह से फूलने फलने लगती है। लहलहाने वाले गन्ने देख राजेश भी चंदा पर खुश हो जाता है। अब दोनों घर पर आते हैं। अरे माँ, खेत तो जैसे फूल गए हैं। चंदा ने बहुत अच्छी तरीके से खेती की है। वो बहुत बुद्धिमान है माँ। मगर 2 लाख कैसे लाएगी उतने से गन्ने की खेती में? राजेश चुपचाप खड़ा देखता है। अब राजेश को भी उसकी पत्नी चंदा की बहुत चिंता होने लगती है। अगले दिन रोज की तरह चंदा खेत में काम करने लगती है और काम करते समय सोचती है, माँ जी को मैं 2 लाख रुपए कैसे दूं? कुछ अलग ही करना पड़ेगा। और तभी उसके दिमाग में एक अच्छी कल्पना आती है। वो अपने पति से कहती है, अजी मैं क्या कह रही थी, अगर हम इस गन्ने को बेचेंगे भी तो भी हमें इतने पैसे नहीं मिलेंगे और मुझे माँ जी को 2 महीने में 2 लाख रुपए देने हैं। इस गन्ने को बेच के ज्यादा से ज्यादा हमें 1 लाख रुपए ही मिलेंगे। तो मैं सोच रही थी कि अगर मैं इस गन्ने का रस निकाल कर गुड़ बनाऊं और उसे बेचूं तो इससे हमें ज्यादा दाम मिलेंगे। बहुत काम करना पड़ेगा और इस काम में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि मुझे बाकी सारे भी काम है। आप मेरा सिर्फ एक ही काम कर दीजिएगा, मुझे कुछ दिनों के लिए रस निकालने की मशीन किराए पर ला दीजिएगा, बाकी का सारा काम मैं कर लूंगी। अरे चंदा, जिद ना करो, तुमसे नहीं हो पाएगा। अजी आपके साथ रहना है तो मुझे ये करना ही पड़ेगा और ये मैं अपने आप को साबित करने के लिए कर रही हूँ। ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो, मैं तुम्हें मशीन ला के दूंगा। अब अगले दिन राजेश चंदा को गन्ने का रस निकालने की मशीन ला देता है और चंदा रस निकालने के लिए लगने वाला जरूरी सामान घर से लेकर जाने लगती है। अरे ओ बहू, कुछ ला तो नहीं सकती? अब क्या ये बर्तन भी लेकर जा रही हो? नहीं माँ जी, मैं घर के बर्तन कहीं भी लेकर नहीं जा रही हूँ, बस खेत में ही ले जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है। अब इतने बड़े बर्तनों का तुम्हें खेत में क्या काम है? माँ जी आप बस देखती ही रहिए मैं क्या करती हूँ। सास बड़ी दुविधा में पड़ जाती है और सोचती है, इस चंदा रानी के दिमाग में क्या चल रहा है, पता तो करना ही पड़ेगा। चंदा घर से निकलकर खेत चली जाती है और खेतों में काम करने लगती है। वो गन्ने निकालकर उसका रस निकालती है और एक बड़े से पतीले में उसे डालकर चूल्हे पे रख देती है। कुछ घंटों बाद उसका गुड़ बनकर तैयार हो जाता है। चंदा वो गुड़ एक बाल्टी में डालती है। ऐसी वो 10 बाल्टियां भर देती है और शाम होने से पहले सारे बर्तन साफ करके खेत के झोपड़ी में रख देती है। शाम को सारा सामान लेकर राजेश और चंदा बैलगाड़ी से घर आते हैं। अब बैलगाड़ी में इतनी सारी गुड़ की बाल्टियां देखकर सास अचरज में पड़ जाती है। अरे बेटा, ये इतनी सारी बाल्टियां भर के गुड़ किसका है बेटा? माँ, ये हमारा ही गुड़ है, चंदा ने बनाया है। सास अब सारा मामला समझ गई और बहू की चतुराई देखकर खुश हो गई। 10 दिनों बाद चंदा बहुत सारा गुड़ बना लेती है और एक दिन गांव में जाकर एक ठेला लगाती है। वो सारा दिन गुड़ बेचती रहती है और अब ऐसे ही हर रोज गांव में आकर वो गुड़ बेचा करती थी। एक दिन सास कहती है, अरे ओ चंदा रानी, हमारी क्या नाक कटवाना चाहती हो जो ऐसे गांव में जाकर गुड़ बेच रही हो? हमारी इज्जत का तो कुछ लिहाज करो। माँ जी आपके और मेरे बीच में तय हुआ था कि आप मेरे किसी भी काम के बीच में नहीं आएंगी और काम करने में कैसे शर्म। आप चिंता ना करें, घर की इज्जत घर में ही रहेगी और मैं हमेशा इस घर का मान बढ़ाना ही चाहती हूँ। ऐसा कह के चंदा गुड़ बेचने फिर से गांव में चली जाती है और थोड़ा थोड़ा करके सारा गुड़ बेच डालती है। अब चंदा के पास बहुत सारे पैसे जमा होते हैं। अगले दिन चंदा वो पैसे गिनती है और उसमें से 2 लाख सास को और गन्ने का रस निकालने की मशीन का खर्चा दे देती है और बाकी के पैसे बैंक में जमा कर देती है। ये लीजिए माँ जी, आपके मांगे हुए 2 लाख रुपए। अब आप दूसरी बहू लाने का ख्याल भी अपने मन से निकाल देना। अरे सच में तू तो बहुत ही होनहार और होशियार निकली। अब तो मुझे तू ही बहू चाहिए। अजी सुनते हो कि बाकी के पैसे मैं बैंक में जमा कराती हूँ। ठीक है, जैसा तुम चाहो। सास उसकी बहू चंदा को देखती ही रहती है और उसे उसके बहू पर फक्र महसूस होता है। अरे चंदा, सुनती हो? मुझे एक बात बतानी है। हाँ माँ जी बोलिए। मुझे माफ कर दे बेटी, मैं पैसों की लालच में बहुत अंधी हो गई थी, मुझे माफ कर दे। नहीं माँ जी, माफी मत मांगिए, मैंने आपकी बात का कभी बुरा नहीं माना। और एक बात चंदा, ये सारे पैसे तुम्हारे हैं, इसे भी बैंक में जमा कराओ और तुम जो चाहो वो इसके साथ कर सकती हो। अब सास और चंदा गले मिल जाती है। एक बुरहानपुर नाम के गांव में राजू नाम का आदमी रहता था। वो एक किसान था जो बहुत मेहनत किया करता था। उसके साथ उसकी पत्नी शालिनी भी काम किया करती थी। दोनों की कड़ी मेहनत रंग ला रही थी। उस साल गांव के सरपंच के खेतों में फसल कुछ अच्छी नहीं आई थी और राजू के खेत में आई फसल देखकर सरपंच को बहुत गुस्सा आया था। अजी हमारे खेत अच्छे, बीज अच्छा है, फिर भी उस राजू की फसल हमसे ज्यादा कैसे आती है? मेरा तो बीज भी अच्छा होता है और हमारे खेत तो उसके खेतों से बहुत अच्छे हैं, फिर भी मेरे खेत में उसके मुकाबले कम ही फसल आती है।
क्या करें अब इस राजू का। हम कितना भी खेतों में मेहनत करें, लेकिन फिर भी इस राजू की ही फसल अच्छी आती है। ठीक है, अगली बार देखते हैं। सरपंच और उसकी पत्नी राजू से जलते थे। उधर राजू अपने घर में शालिनी के साथ बहुत खुश था। उसको एक बेटी थी जिसका नाम था माला। माला को पक्षियों और प्राणियों से बड़ा लगाव था। उसने अपने घर में एक कुत्ता, एक खरगोश और एक तोता भी पाल कर रखा था। राजू और शालिनी उन प्राणियों को खेतों में लेकर जाया करते थे। वो दिन भर खेतों में खेलते थे। माला घर आती तो सीधा खेत में चली जाती थी और अपने प्राणियों के साथ खेलती थी। एक दिन उसे स्कूल से आने में बहुत देर हो गई। राजू और शालिनी बहुत चिंता में पड़ गए। अरे शालिनी, इतनी तेज बारिश हो रही है और ये माला है कि अब तक घर नहीं आई। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं जा रहा हूँ उसे ढूंढने। अजी, मैं भी आऊँ क्या साथ में? नहीं शालिनी, तुम घर पर रुको। अगर वो घर पर आ गई तो मुझे बता देना। ठीक है जी, आप माला को लेकर जल्दी आना। ऐसा कहकर राजू वहाँ से माला को ढूंढने निकलता है। वो गांव के रास्ते से स्कूल जाता है। बहुत तेज बारिश होने के कारण उसे आगे का कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं देता। रास्ते में उसे एक पेड़ के नीचे कोई बैठा हुआ नजर आता है। राजू उस तरफ देखता है तो उसे कोई जानी पहचानी सी आकृति वहां नजर आती है। राजू पेड़ के पास जाता है। अरे माला बेटा, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मेरे पास छाता नहीं है, इसीलिए यहाँ पेड़ के नीचे रुकी हूँ। बेटा, हम दोनों घर में कितना चिंतित हो गए थे। चलो इस कबूतर के बच्चे को छाते में लेकर चलते हैं। हाँ पिताजी, चलिए, अब इसे बारिश नहीं लगेगी। अब दोनों बाप बेटी घर आते हैं। कहाँ चली गई थी तू माला? यहाँ मेरी जान जाने को थी, ऐसे बाहर मत रुका कर। अरे जरा शांत भी रहो। इसकी वजह से माला को घर आने में देर हो गई है। शालिनी उस कबूतर के बच्चे को देखकर चुप हो जाती है। तभी उसकी नजर उसके जख्म पर पड़ती है। क्या हुआ है इसे? ये कहाँ मिला आप दोनों को? बिना देखे ही बच्ची को बोलना शुरू कर देती हो। इसकी वजह से ही माला को देर हो गई। पेड़ के नीचे उसे पकड़ के बैठी थी। माफ कर दो बेटा, मुझे पता नहीं था, लेकिन तुमने बताया क्यों नहीं? अरे माँ, तुम बोलने दोगी तो ना। ये कबूतर पेड़ के नीचे जख्मी पड़ा था, पर इसे छोड़ के मैं घर कैसे आ सकती थी? मैंने उसे उठाया तभी जोर से बारिश शुरू हो गई। मैं इसे पकड़े पेड़ के नीचे खड़ी थी। मेरे पास छाता ना होने के कारण मैं घर जल्दी ना आ सकी माँ। माला और राजू उस कबूतर को पट्टी बांधकर उसे खाने के लिए दाने और पीने के लिए पानी देते हैं। ऐसे ही 4 दिन बीत जाते हैं। माला उस कबूतर की अच्छे से देखभाल करती है। कुछ दिनों बाद वो कबूतर अच्छी तरीके से उड़ने लगता है। अगले दिन राजू, शालिनी और माला तीनों अपने प्राणियों के साथ खेतों में चले जाते हैं। ये सब गांव का सरपंच देख लेता है और मन ही मन सोचता है, सारे के सारे खेतों में जा रहे हैं और कितनी मेहनत करके फसल उगाओगे। माला और उसके माँ बाप खेत में पहुंचकर काम करने लगते हैं। पिताजी, ये फसल का अनाज कैसे बनता है? ये फसल सूखने के बाद अनाज बनता है। फिर थोड़ा अनाज हम भगवान को चढ़ाकर उसमें से कुछ घर पर रखते हैं और बाकी का बेच देते हैं। अच्छा, ऐसे बनता है अनाज? हाँ माला। अरे दोनों बाप बेटी की बातें खत्म हो गई हो तो घर चले। हाँ हाँ, चलो घर। तीनों भी घर चले जाते हैं। अब उनके खेतों में 2 दिन कुछ काम ना होने के कारण वो घर पर ही रहते हैं और अपने प्राणी पक्षियों के साथ समय व्यतीत करते हैं। वो 2 दिन खेत में नहीं गए, ये सब सरपंच ने देख लिया था। सरपंच जल्दी जल्दी अपने घर जाता है। क्या हुआ, इतने जल्दी जल्दी घर पर आए हो? अरे भाग्यवान, ये राजू 2 दिन से घर पर है। इसके क्या सारे खेती के काम हो गए? मैं क्या कह रही हूँ, इस साल हम उसकी फसल चुरा लेंगे, उसका नुकसान हो जाएगा, फिर वो हमारे पास ही आएगा। अगर किसी ने पकड़ लिया तो? अरे काम किसी और से करवा लो और तुम चुपचाप घर पे ही बैठे रहो, जिससे तुम पर किसी का शक भी नहीं होगा। आज रात को ही ये काम करवा लेता हूँ। हाँ, ऐसा ही कीजिए। सरपंच अपने वफादार नौकरों को बुलाकर उनको ये काम करने को बोलता है। उसी रात नौकर राजू के खेतों में जाकर उसकी जमा की हुई सारी फसल चुरा लेते हैं। अगले दिन राजू अपने खेतों में जाता है और देखता है कि उसकी फसल गायब है। वो सारा खेत छान मारता है, मगर उसे उसकी फसल कहीं दिखाई नहीं देती। वो खेत में सोचते हुए बैठ जाता है, हे राम, मेरी पूरी मेहनत की फसल कौन चुरा कर ले गया? अब मैं क्या करूं? राजू बहुत हताश होकर घर लौट आता है। अब राजू का उतरा हुआ चेहरा देख शालिनी भी चिंता में पड़ जाती है। अजी, क्या हुआ है? आप ऐसे उदास क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे खेत में जो भी फसल थी, सारी की सारी किसी ने चुरा ली है। क्या बोल रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी खेत की फसल कोई क्यों चुरा के लेके जाएगा? क्या पता, मगर फसल तो चोरी हुई है। अब हम क्या करेंगे? इस साल कैसे गुजारा करेंगे? चिंता मत कीजिए पिताजी,
कोई ना कोई हल तो निकल ही आएगा। माला के ऐसे बोलते ही वो सुनहरा कबूतर बोलने लगता है। माला, मैं एक जादुई सुनहरा कबूतर हूँ। क्या तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं बोल सकता हूँ। मैं मेरी माँ से बिछड़कर रास्ता खो गया था और जख्मी हो गया था। उस जख्मी अवस्था में तुमने मेरी सहायता की, उसके लिए धन्यवाद। तुम सबका प्रेम और स्नेह देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हारी कुछ मदद करना चाहता हूँ। बोलिए, क्या चाहिए आपको? हे सुनहरे कबूतर, क्या तुम बता सकते हो कि मेरी फसल किसने चुराई है? अरे वो काम तो इस गांव के सरपंच का है। वो तुम्हारी उन्नति देखकर जलता है। 2 दिन जब तुम काम पर नहीं गए थे, तब उसने मौका देखकर तुम्हारी फसल को चुरा लिया। क्या ये सच है? सच में। अब देखो मेरा कमाल। कबूतर मंत्र पढ़कर सारी फसल राजू के घर के सामने डाल देता है और उसे वो फसल का अनाज बनाकर अपने घर में भरने को बोलता है। अब राजू बहुत खुश हो जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने हमारे लिए इतना किया। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? जो भी मांगोगे वो मिल जाएगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए। हे जादुई कबूतर, बस तुम मेरी बेटी के लिए हमारे घर पर ही रहो। ठीक है। माला, तुम्हें कुछ मांगना है? हे जादुई कबूतर, मुझे सिर्फ तुम चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। बहुत साल बीत जाते हैं। अब माला बड़ी हो जाती है। ऐसे ही एक दिन माला को उस सुनहरे कबूतर की तरह और एक सुनहरा कबूतर दिखाई देता है। उसे लगता है कि वो उन्हीं का सुनहरा कबूतर है। वो उसे आवाज देती है। सुनहरे कबूतर, सुनहरे कबूतर, नीचे आ जाओ। तभी घर से सुनहरा कबूतर बाहर आकर उसे आवाज देता है। अरे सुनहरे कबूतर, तुम यहाँ हो? तो वहाँ पेड़ पर कौन है? माँ, कहाँ गई थी तुम? तुम्हारी बहुत याद आती थी मुझे। अरे इन इंसानों ने मुझे कैद करके रखा था। अब मैं वहाँ से निकलकर भाग आई हूँ। ये इंसान बड़े दुष्ट होते हैं। नहीं माँ, सभी वैसे नहीं होते। ये माला है जिसके यहाँ मैं रहता हूँ। इसने और इसके परिवार ने मुझे बहुत प्रेम दिया। इन्होंने मेरी देखभाल की है माँ। धन्यवाद आप सबका। अरे ये तो मेरा सुनहरा कबूतर है, इसके लिए किया मैंने सब। माला, अब मैं मेरी माँ के साथ जाना चाहता हूँ। क्या मैं जा सकता हूँ माला? तुम जाओ तुम्हारी माँ के साथ, मगर तुम्हें मुझे मिलने महीने में एक बार आना ही पड़ेगा। मंजूर, जरूर आऊंगा माला, तुम्हारे लिए। अब कबूतर उसके पास जाकर उसे एक जादुई घड़ा देता है जो उसने उसकी शक्तियों से बनाया था। माला, ये जादुई घड़ा है। तुम जितना भी चाहो उतना इसमें से सोने के सिक्के निकाल सकते हो और ये फिर से भर जाएगा। तुम इसे जरूरत के समय इस्तेमाल कर सकती हो। धन्यवाद सुनहरे कबूतर, मगर तुम मुझे मिलने जरूर आना। कबूतर अपनी माँ के साथ अपने घर चला जाता है और माला भी अपने घर में खुशी से रहती है। दुर्गापुर नाम के गांव में श्याम नाम का एक आदमी, उसकी पत्नी राधा और बेटे ओम के साथ रहता था। श्याम अपने गांव में खेती करता था। उसकी पत्नी उसके काम में हाथ बटा दिया करती थी। उसका बेटा ओम बड़ा बनकर बड़ा अफसर बनना चाहता था, इसलिए वो बहुत सारी मेहनत किया करता था। वो हर रोज खूब पढ़ाई करता था और स्कूल में भी अव्वल आता था। अरे बेटे, कितना वो स्टडी करते रहते हो। चलो अपने खेतों में छुट्टी के दिन काम करने जाते हैं। अरे नहीं पिताजी, मैं मेरा स्टडी ही करूंगा। आप जाना चाहते हो तो जाइए, मैं घर पर ही रुकूंगा। अजी रहने दीजिए ना इसे घर पर ही, मैं आती हूँ आपके साथ। इतना कुछ नहीं है, तुम घर पर ही रहो। अरे वो मेरे साथ आ जाता तो उसे कुछ खेती का काम सिखा देता। शाम ऐसा कह के खेती करने के लिए निकल जाता है। ओम घर पर ही अपनी पढ़ाई करता रहता है। अगले महीने में ओम की परीक्षा का रिजल्ट आता है और वो पूरे जिले में अव्वल आता है। सारा गांव ओम का गुणगान करने लगता है और ओम को एक विदेशी कंपनी से जॉब के लिए कॉल आता है। ये बात ओम अपने घर पर बताता है। पिताजी, मुझे फॉरेन की कंपनी में काम मिला है, क्या मैं जा सकता हूँ? अरे बेटा, इतनी दूर तू जाएगा, वहां तो हमारा कोई भी नहीं है। पिताजी, हमेशा कोई साथ हो ऐसा जरूरी नहीं है। मैं मेरा ख्याल रख लूंगा, आप मेरी चिंता मत कीजिए। अरे बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है, मगर हमने आज तक तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा है ना, इसीलिए दिल बैठा जा रहा है। अरे माँ, मैं मेरा ख्याल रख सकता हूँ। बेटा, अगर तुमने मन में तय कर ही लिया है तो ठीक है, तुम जाओ, मगर हर रोज हमें फोन कर देना। हाँ पिताजी, करूंगा ना, वो क्या बताने की बात है। ओम फॉरेन निकल जाता है और वहां जाते ही अपने माँ बाप को फोन करता है। पिताजी, मैं ओम बोल रहा हूँ, यहाँ पहुंच गया हूँ, सब ठीक है। पहुंच गए बेटा, अपना ख्याल रखना। हाँ पिताजी, आप भी अपना ख्याल रखना। राधा और श्याम अपने खेत में काम करके अपना वक्त बिताते थे। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। उनके गांव में अब चोरियों के किस्से हर रोज सुनाई देने लगे थे। हर रोज किसी न किसी के घर में चोरी हुआ करती थी। श्याम और राधा भी बहुत डर गए थे।
गांव के लोगों को पता नहीं चल रहा था कि चोरियां कौन कर रहा है। मगर एक दिन गांव की बूढ़ी औरत ने कुछ डाकुओं को गांव में आकर चोरी करते हुए देख लिया। तब सारे गांव वाले बहुत डर गए थे। रात के समय कोई भी बाहर नहीं निकलता था। ऐसे ही एक दिन सरपंच और गांव के लोग एक जगह जमा होकर बात कर रहे थे। अरे भाइयों, हमारे गांव में हर रोज चोरियां हो रही है, इसका क्या करें? पुलिस को जाकर कंप्लेंट करे क्या? नहीं सरपंच जी, अगर हमने उनके खिलाफ कंप्लेंट कर दी तो वो गांव के लोगों के जान के साथ कुछ ना कर दे। इससे अच्छा हम हमारा सारा पैसा और जवाहरात बैंक में रखाते हैं। हाँ, ये सही है। अगले ही दिन ओम का फोन आता है। नमस्ते माँ, मैं अगले महीने घर आ रहा हूँ। सच में बेटा? जल्द आ जा, अब तुम्हारी बहुत याद आ रही है। ओम अगले महीने ही घर आता है और अपने साथ अपनी गर्लफ्रेंड साशा को लेकर आता है। सारे गांव वाले ओम की तरफ देखते ही रहते हैं। उधर राधा पूजा की थाली लेकर अपने बेटे का स्वागत करने के लिए खड़ी होती है। वो अपने बेटे के साथ किसी और लड़की को देखकर शाम से कहती है, अजी सुनते हो, ये हमारे ओम के साथ जो लड़की है वो कौन है? मुझे क्या पता वो कौन है, देखते हैं। ओम घर पर आता है और उसकी माँ उसकी आरती उतारती है। अरे बेटा, ये तुम्हारे साथ आई हुई लड़की कौन है? माँ, ये मेरी गर्लफ्रेंड साशा है। ये मेरे साथ मेरी कंपनी में काम करती है। हम एक दूसरे को बेहद पसंद करते हैं। अरे मगर अरे माँ, तुम समझा करो, हमें जीवन साथ में बिताना है। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अजी सुनते हो, ये ओम क्या कह रहा है? बाद में बात करते हैं। राधा ओम की आरती उतारती है और वो सब घर में आते हैं। अब राधा उन दोनों से कुछ भी बात नहीं करती और जाकर घर के एक कोने में बैठ जाती है। शाम राधा के पास जाकर बोलता है, अरे राधा, आज का जमाना ही ऐसा है कि उनको माँ बाप की चॉइस पसंद नहीं आती। पूरा जीवन उनको साथ बिताना है। उन्होंने फैसला किया है तो ठीक है, तुम दिल पे मत लो। अरे मेरे घर में ये फिरंग बहू और इसे कुछ भी नहीं आता, अब मैं क्या करूं? ठीक है, तुम ज्यादा मत सोचो, देखा जाएगा क्या करना है। राधा और शाम अपने कमरे में आराम करने जाते हैं और इधर ओम और साशा भी रूम में आराम करते हैं। राधा सुबह उठकर अपने सारे काम कर लेती है। वो किचन में कुछ खाना पका रही थी। तभी साशा नहाकर उसके पास आती है और उसे कहती है, मम्मी, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर दूं? नहीं बहू, तुम तुम्हारा काम करो, मैं कर लूंगी। तुम नई नई आई हो तो कुछ आराम कर लो, बाद में करना। साशा सोच में डूब जाती है। मुझे लगता है कि माँ मुझसे खुश नहीं है, मुझे कुछ करना चाहिए। देखते देखते रात हो जाती है। अब साशा सोने जा रही थी, तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी। वो चुपके से रूम के बाहर निकली और उसने देखा कि उनके घर में कुछ चोर है। वो चोर उनके घर में गहनों की चोरी कर रहे थे। कौन हो तुम? इतनी रात को हमारे घर पे क्या कर रहे हो? ये सुन के वो सारे चोर वहाँ से भागने लगते हैं। तभी साशा उनके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। कौन हो तुम? हमारे घर में क्या कर रहे हो? साशा को देखकर चोर भागने लगते हैं, लेकिन साशा उन्हें पकड़ लेती है। साशा कराटे और एथलेटिक में माहिर थी, इसीलिए वो चोरों से मुकाबला कर सकती थी। उसने चोरों को पकड़कर मारना शुरू किया। चोरों के चिल्लाने की आवाज सुनकर गांव वाले और घर के सभी लोग जाग गए। सब वहाँ इकट्ठा हो गए और देखा तो साशा चोरों की पिटाई कर रही थी। अब आएगा क्या चोरी करने? करेगा फिर से चोरी? साशा सारे गुंडों की खूब पिटाई करती है और ओम शहर के पुलिस को फोन करता है। कुछ देर बाद पुलिस वहाँ पर आती है। इन्हें किसने मारा है? मैंने मारा, ये चोरी कर रहे थे। अच्छा हुआ आपने इन्हें पकड़वा दिया, ये हमें कब से चकमा दे रहे हैं, अब आए हाथ में। अच्छा हुआ सर, आप जल्दी आ गए, थैंक यू। अरे ये तो हमारा कर्तव्य है, मगर ये चोर हमारे हाथ ही नहीं आ रहे थे। बहुत लूट चुके हो तुम लोगों को। साशा जी, आपका खास करके धन्यवाद, आपकी वजह से ही ये चोर मिले हैं। अब पुलिस वाले चोरों को लेकर चले जाते हैं। अरे ये लड़की कौन है जिसने इन्हें पकड़ा दिया? अरे वो मेरी होने वाली बहू है, उसका नाम है साशा। राधा अब बड़े गुणगान गाकर अपने बहू के बारे में सबको बताती है। कुछ दिनों बाद ओम और साशा की भारतीय रिवाज से शादी हो जाती है।